धड़कनों की ताल बाजे सांसों का एक तारा, आंगन में सजाए बैठे सूरज चंदा तारा। चलो बांट ले हम जिंदगी जरा आज यूं कर लें, कहो क्या ख्याल है। नमस्कार, स्पिरिट ऑफ इम्बाइब की पेशकश वे दिन की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। धूप निकल आई थी। वेंसलेस स्क्वायर के बीच पानी में भीगी ट्राम की लाइनें चमक रही थीं। आकाश इतना नीला था कि उसे देखकर यह विचार भी बेतुका सा लगता था कि कल शहर में बर्फ गिरी थी। जहाँ बर्फ थी वहाँ अब भी पानी के गड्ढे उभर आए थे। हवा उन्हें छूती भी नहीं थी, लेकिन वे जैसे सहम कर पहले से ही कांपने लगते थे। धूप में रात का भीगा शहर ठिठुर रहा था, ठंड से नहीं, उस हल्की गरमाई से जो भीगी हुई ठंड का स्मरण करा जाती थी। हम दुकानों को टटोलते हुए नेशनल स्ट्रीट पर चले आए थे। मीता अक्सर आगे निकल जाता था। मैं अब उसे मीता ही कहने लगा था, क्योंकि कई बार उसे ट्रैफिक से बचाने के लिए मुझे बुलाना पड़ता था। जब हम किसी दुकान में जाते वह बाहर खड़ा होकर हमारी प्रतीक्षा करता रहता। दुकान के भीतर जो चीज़ वह जाती मैं चेक में अनुवाद करके दुकानदार से कह देता। कभी कभी ऐसा होता कि उसे किसी खास चीज़ के लिए अंग्रेज़ी में शब्द नहीं मिल पाता था, तब वह इशारे से मुझे समझाने की कोशिश करती और शॉप गर्ल कौतूहल से हम दोनों के मूक पैंटोमिम को देखते रहती थी। सबसे अधिक झुंझलाहट उस समय होती जब बाद में पता चलता कि शॉप गर्ल को जर्मन आती है। तब मैं बेकार सा हो जाता और बाहर आकर मीता के साथ खड़ा हो जाता। एक बार हम खो गए थे। गलती शायद मेरी ही थी। वह दुकान में थी, मैं और मीता बाहर खड़े थे। सामने मैजिक लैंटर्न का थिएटर था। वह सामने लगे पोस्टर को देखकर बहुत विस्मित सा हो गया था। उसके विस्मय को और अधिक गहरा करने के लिए मैं उसे गली पार ले गया। पोस्टर के नीचे सिनेमा और ड्रामा की स्टिल्स लगी थीं। दोनों एक साथ मिली हुई। पहली नज़र में वे अद्भुत लगती थीं। उस थिएटर में दोनों एक साथ होते थे। हम अभी एक दृश्य स्टेज पर देख रहे हैं, फिर अचानक फिल्म शुरू हो जाती है और हम उसका बाकी हिस्सा फिल्म में देखने लगते। वह जादू सा लगता था। स्टिल्स देखते समय मैं यही बात मीता को समझा रहा था। उसे अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर मैं जान गया था यह असली बात समझ रहा है। यूं ही बच्चे किसी चीज़ को समझने के लिए ज़ुबान पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहते। हमें समय का पता ही नहीं चला था। कुछ देर बाद जब हम वापस आए वह दुकान में नहीं थी, न दुकान के सामने ही। हम कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे कि शायद वह किसी और दुकान में गई हो और कुछ देर बाद लौट आएगी। मीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और हम चुपचाप खड़े थे, भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को खोजते हुए जो वहाँ नहीं था। हवा रुक गई थी और धूप में अब पहले जैसा खालीपन नहीं था। वह गर्म अब भी नहीं थी, लेकिन अब उसके रहते शहर चमकीला सा हो गया था। सर्दियों में महज नंगी चमक की धीरज के लिए काफ़ी होती है, चाहे उसमें गर्मी की सांत्वना न हो। एक जगह खड़े रहना असंभव था। हम दुकान पीछे छोड़कर पाउडर टॉवर की ओर चलने लगे। मीता ने मेरा हाथ छोड़ दिया। वह भागता हुआ हर दुकान के भीतर झांक लेता और उसे न पाकर वापस लौट आता। वह आतंकित नहीं था, सिर्फ कुछ परेशान सा था, जैसे वह अपनी माँ के इस विचित्र व्यवहार से परिचित हो, लेकिन यह न चाहता हो कि एक अजनबी भी इतनी जल्दी उसका परिचय पा सके। वह कभी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देता, मानो मुझे आश्वासन दे रहा हो कि इस खोज में विचित्र या असाधारण कुछ भी नहीं है। जब हम वापस जाने को पीछे मुड़े तब मेरी निगाह अचानक उस पर पड़ी थी। मैं ठिठक गया। वह एक क्षण संदेह का था, फिर मैं पहचान गया। मैं समझता हूँ। मैं कुछ देर तक इस संदेह और पहचान के बीच खड़ा रहा था। वह शायद शुरुआत थी इन दोनों चीज़ों की। अक्सर होता यह है कि पहचान के आने पर संदेह नहीं रहता। मेरे संग यह नहीं हुआ था, न उस क्षण न आने वाले दिनों में। वह एक सिगरेट ऑटोमेट के सामने खड़ी थी। उसने खरीदी हुई चीज़ों के पैकेट्स ज़मीन पर रख दिए थे।
वह मशीन के बटन को खींच रही थी, जिसके खुलते ही सिगरेट का पैकेट बाहर आता था, किंतु बटन अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। वह शायद कुछ उत्तेजित सी हो आई थी। आंखें वैसी ही थीं जैसी मैंने पहली बार देखी थीं, भूरी और उत्सुक और हल्की सी बेचैन। जैसे उसकी उंगलियां थीं, बटन खींचते हुए उसके होंठ थोड़े से भीग जाते थे। मुझे लगा मैं पहली बार उसे देख रहा हूँ। मैं उसके निकट चला आया, ज़मीन पर रखे पैकेट उठा लिए। कौन से सिगरेट चाहिए? मैंने पूछा। उसने मुड़कर मेरी ओर देखा, लगा जैसे उसने मुझे पहचाना न हो। फिर वह सहसा आतंकित सी हो गई। मीता कहाँ है? आपको ढूंढ रहा है। हम आपको ही ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा। मैं तो यहाँ बहुत देर से खड़ी हूँ। मीता उसके पास चला आया। उसने चुपचाप उसकी स्कर्ट का कोना पकड़ लिया था। वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसको पहले से ही मालूम था कि वह यहाँ सिगरेट ऑटोमेट के सामने खड़ी होंगी। उसके सामने मुझे अपनी घबराहट बचकानी सी पड़ी। या चलता नहीं? उसने सिगरेट की मशीन की ओर देखा। आपने 2 राउंड डाल दिए थे? हाँ, लेकिन यह शायद ख़राब है, उसने कहा। मुझे मालूम था। मैंने एक हल्के झटके से बटन को अपनी तरफ खींचा। लीपा का एक पैकेट बाहर निकल आया। आप यही चाहती थी? उसने सिगरेट का पैकेट हाथ में ले लिया। लीपा का क्या मतलब? यह यहाँ का पेड़ है, लिंडन ट्री, मैंने कहा। लीपा यह चेक नाम है? उसकी आंखें मुझ पर उठाईं। उनमें अब पहले की पहचान वापस लौट आई थी। हवा का वेग अप्रत्याशित रूप से तेज हो गया। हम ठिठुरने लगे। हम नेशनल स्ट्रीट के छोर पर खड़े थे, जहाँ हवा नदी को छू कर आती है। आप कुछ और खरीदेंगी? वह हंसने लगी। आज के लिए काफ़ी है, उसने कहा, वरना आप बोझ नहीं संभाल पाएंगे। उसने उन बंडलों को देखा जो मेरे हाथ में थे। अगर देर नहीं है तब तक कुछ और बैठ सकते हैं, मैंने कहा। कहीं भी चलिए, यह हवा मार डालेगी। उसने अपना फड़फड़ाता स्कार्फ दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखें बार बार झिपती थीं और खुल जाती थीं। वह मीता के साथ खड़ी थी। उस क्षण वे दोनों भाई बहन लग रहे थे। वह माँ हो सकती है, यह अनुमान कोई भी नहीं कर सकता था। हमने सड़क पार की। मैं उन्हें स्लाविया ले जाना चाहता था। वह प्राग में मेरी प्रिय जगह थी। वह ज़्यादा दूर नहीं थी। गर्मियों में जब कुछ करने को नहीं होता, मैं यहाँ चला आता था। यहाँ सब देशों के अखबार आते थे। खिड़की के सामने वल्तावा थी, वहाँ हम पूरा दिन गुजार सकते थे। कोई यह देखने नहीं आता था तुमने कितनी कॉफ़ी पी है और कितनी देर ठहरोगे। मुझे जब कोई पत्र घर के लिए लिखना होता था, मैं यहीं बैठकर लिखता था। मुझे लगता था कि इस जगह मेरे पत्र इतने रूखे नहीं हो सकेंगे जितने कमरे में लिखने से। हम भीतर चले आए। इस घड़ी वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ फ़िलासफ़िकल फैकल्टी के कुछ छात्र छात्राएँ एक कोने में बैठकर बियर पी रहे थे। फैकल्टी यहाँ से बहुत पास थी। अक्सर लेक्चर के बाद या उससे पहले विद्यार्थी यहाँ चले आते थे। क्लॉक रूम के काउंटर पर हमने कोट उतार दिए। मिसेस तानिया मुझ पर अर्थपूर्ण दृष्टि डालकर हमारे कोट हैंगर पर टांगने लगीं। मुझे कोटों के टिकट की प्रतीक्षा करनी थी, इसलिए वह और मीता दरवाज़ा खोलकर भीतर चले गए। ये चेक नहीं लगती, मिसेस तानिया ने टिकट काटते हुए कहा। नहीं, मैंने कहा। मेरे संग जो मित्र आते हैं, मिसेस तानिया अरसे से उन्हें देखती आई थीं। उनके लिए शायद यह विश्वास करना कठिन था कि मैं हर 3-4 महीने के बाद किसी नई अपरिचित लड़की के साथ यहाँ चला आता हूँ। पहले उन्हें दुख होता था, अब सिर्फ कौतूहल। उनका दुख मैं सह लेता था, लेकिन जब से वह कौतूहल में बदल गया है, मुझे शर्म आती है। विदेशी हैं, उसने कहा। मैं चुपचाप टिकट की प्रतीक्षा करता रहा। मैं पहले ही जान गई थी। मिसेस तानिया ने 3 टिकट मेरे हाथ में पकड़ा दिए। कैसे जान गई थी? मैंने कौतूहल से पूछा। हमारी चेक लड़कियां इतनी खूबसूरत नहीं होती, उसने कहा। मैंने 3 क्राउन काउंटर पर रख दिए। धन्यवाद। उसने एक उच्छ्वास लेकर मेरी ओर देखा। इस बार शायद दुख और कौतूहल के बीच की कोई और चीज़ थी जिसे मैं नहीं जान सका था। वे कोने वाली मेज़ पर बैठे थे। वहाँ से एम्बैंकमेंट की सड़क दिखती थी। मुझे हल्की सी खुशी हुई कि उन्होंने अजाने वह जगह चुन ली है जो मुझे पसंद है। मीता ने दूर से ही मुझे देख लिया था और खड़ा होकर हाथ हिलाता हुआ मुझे अपनी मेज़ की तरफ बुला रहा था। मैं उनके पास आकर बैठ गया। उसने स्कार्फ उतार दिया था। पीछे के बाल भूरे चमकीले कुंडलों में अलग अलग छितर आए थे। वे बहुत छोटे थे, लेकिन शायद इसी कारण उसका चेहरा बहुत खुला खुला सा लगता था। मुझे सहसा मिसेस तानिया के शब्द याद हुआ है। वह सचमुच एक लड़कियों से अलग दिखती है, कुछ अजीब तरह से इंटेंस।
उसने मेरी ओर देखा और हंसने लगी। यहाँ भी वेटर आया था, वह कुछ पूछ रहा था, मैं कुछ नहीं समझ सकी। उसके कपोल सुर्ख हो गए थे। आप कुछ एक सीख लेनी चाहिए, मैंने मजाक में कहा। आप मुझे सिखा सकते हैं? उसने गंभीरता से मेरी ओर देखा। मिस्टर जैक्सन को यह ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मैंने कहा। वह शरारत भरे भाव से हंस पड़ी। मुझे अच्छा लगा कि मैं और वह मिस्टर जैक्सन के बारे में एक ही राय रखते हैं। आप बहुत अच्छी चेक बोलते हैं, उसने कहा। आपको कैसे मालूम? मैं आपके संग बराबर अंग्रेज़ी में बोलता रहा हूँ। नहीं, मेरे साथ नहीं, दुकानों में जब आप इंटरप्रेट करते हैं। मैंने उसका भ्रम दूर करने की कोशिश नहीं की। मुझे खुशी होती है यदि वह यह बात मिस्टर जैक्सन से कहती। उन्हें मेरी चेक पर ज़्यादा विश्वास नहीं था। वेटर आया। उसने कहा कि वह चाय और नींबू लेगी। मीता कुछ भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे बताया यहाँ चॉकलेट का कप बहुत अच्छा बनाते हैं, तो उसने ज़्यादा विरोध नहीं किया। अपने लिए मैंने एक छोटी बियर मंगवा ली। उसने अपना सिगरेट का पैकेट अपने पर्स से बाहर निकाल लिया। उसने मीता की ओर देखा। इसे मेरा सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता, उसने हंसते हुए कहा। मीता कुर्सी मोड़कर खिड़की के शीशे के बाहर देख रहा था। आप कभी वियना आए हैं? उसने पूछा। सिर्फ कुछ दिनों के लिए, मैंने कहा। आपको कभी 1-2 महीने के लिए आना चाहिए, लेकिन सर्दियों में नहीं, उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। लेकिन आप सर्दियों में प्राग आई हैं, जब यहाँ कोई नहीं आता। वह चुप रही। एक मलिन सी छाया उसके चेहरे पर सिमट आई थी। सिर्फ एक पल के लिए। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसका चेहरा वह नहीं है जिसका मैं धीरे धीरे आदी हो चला था। उसने पहली बार पहचान को उतार कर अलग लग दिया था, एक पहने हुए कपड़े की तरह। मेरे लिए एक अलग अनुभव था। हमेशा मुझे पहली पहचान आखिर तक सही मालूम देती थी। उसने उसे फेंक दिया था, बिना एक भी शब्द कहे। वेटर हम तीनों की चीज़ें मेज़ पर रख गया। मीता का ध्यान चॉकलेट पर खिंचाया। एक घूंट पीकर उसने शर्मा कर मेरी ओर देखा। मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। उसकी शर्म से ही मुझे पता चल गया था कि उसे वह पसंद आई है। मैंने बियर के ग्लास को अपने पास सरका लिया। वह दिन की पहली बियर थी और मैं उसे जल्दी से बिगाड़ना नहीं चाहता था। वह चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। एम्बैंकमेंट के परे नदी का पानी धूप में उज्जवल नीला सा दिख रहा था। पीछे लेतना की पहाड़ी थी, एक लंबी भूरी गिलहरी की तरह धूप में ऊँगती सी। मुझे अब बुदापेस्ट की तरह लगता है, उसने बिना मेरी ओर देखकर कहा। वहाँ भी शहर के बीच डैन्यूब बहती है। आप बुडापेस्ट गई हैं? बहुत पहले, लड़ाई से पहले के दिनों में। मैं तब बहुत छोटी थी। उसके होंठ एक झुरपुटी सी मुस्कुराहट में बदल गए, मुस्कान जिसमें किसी का भी साझा नहीं होता। यह वह चर्च है जिसके बारे में सुबह आप कह रही थीं। मैंने उसे दाईं तरफ सेंट वाइटर्स दिखाया। पहाड़ी पर उसकी बुर्जियां धुंध पर टंगे एक पेंसिल स्केच से दिख रही थीं। क्या आज हम वहाँ जा सकते हैं? उसने उत्सुकता से मेरी ओर देखा। आज वहाँ बर्फ़ होगी, हम बर्फ़ पर चल सकते हैं। आपको स्कीइंग आती है? उसने पूछा। मैंने पिछले साल सीखी थी, मैं अब गिरना सीख गया हूँ मैंने कहा। वह और मीता हंसने लगे। मीता ने उसके कान में कुछ कहा। उसने मेरी ओर देखा। मीता जानना चाहता है कि यहाँ कोई स्केटिंग रिंग है। हम आज शाम को वहाँ जा सकते हैं, वह क्रिसमस की छुट्टियों में खुला रहता है। आज शाम को आप खाली होंगे? उसने पूछा। फिर वह सहसा चुप हो गई। संकोच में उसकी आंखें दूसरी तरफ मुड़ गईं। मैं खाली हूँ, मैंने सहज स्वर में कहा। उसका संकोच आसानी से बह सके, मैं यही चाहता था। मुझे याद नहीं रहता, उसने धीमे से कहा। मैं बियर पीने लगा। उसके झाग मिट चले थे, सिर्फ कुछ सफ़ेद धब्बे गिलास की दीवारों पर जमे रह गए थे। मेरी आंखें अनायास उसके हाथ पर ठहर गईं। चाय के प्याले के पास वह मुझे अजीब सा कोमल और नंगा जान पड़ा। आधी बाँह स्वीट के गर्म ब्लाउज की बाहों में छिप गई थी। अंगुलियां खाली थीं, बिना एक भी अंगूठी के, जो एक विवाहित स्त्री के लिए कुछ विचित्र सा था। मैं दूसरी ओर देखने लगा, जहाँ यूनिवर्सिटी के छात्र बैठे थे। सिर्फ उनकी बातों और हंसी के अलावा वहाँ कुछ और सुनाई नहीं देता था। रेस्तरां के पीछे एक कोने में 2 बूढ़े चेस खेल रहे थे, सब ओर से सर्वथा उदासीन। वह चारों ओर देख रही थी। आप यहाँ अक्सर आते हैं? पिछली गर्मियों में हम अक्सर आते थे, मैंने कहा। यह काफ़ी खाली रहता है, उसने कहा। हर समय नहीं, दोपहर के समय यहाँ बहुत सी बूढ़ी औरतें आती हैं, मैंने कहा। बूढ़ी औरतें क्यों? उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। पहली लड़ाई के पहले यहाँ बहुत सी युवतियाँ आती थीं, अब वे बूढ़ी हो गई हैं, मैंने कहा। उन दिनों यह रिल्के रेंदवेई कहलाता था। रिल्के यहाँ आते थे? वह उत्सुकता से मुझे देख रही थी। कहते हैं उन्होंने यहाँ बैठकर कुछ कविताएं लिखी थीं।
वह उसके ऊपर वाले मकान में रहते थे, मैंने कहा। बियर के बाद मुझे लग रहा था मैं सिर्फ इंटरप्रेटर ही नहीं, एक सफल गाइड भी बन सकता हूँ, एक पोएटिक गाइड। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है, लेकिन रिल्के वाली बात सच थी। हालांकि मैं उस बारे में निश्चित नहीं था, वह ऊपर वाले मकान में ही रहते थे। वह चुपचाप बाहर देखती रही। बिजली के मध्यम आलोक में उसकी बाँह के भूरे रोएं चमक रहे थे। उसका ध्यान मेरी ओर से हट गया था। जब आप पहली बार प्राग आई थीं, तब यहाँ नहीं आई? नहीं, वह चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, मैं आपके पति के साथ आई थी। मैं अपने पति के साथ आई थी। वह गोथिक आर्किटेक्चर पर एक किताब लिख रहे थे, इसलिए चर्चों के अलावा हम कोई और चीज़ नहीं देख सके। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें भावहीन थीं। मैंने उन्हें कभी इतना खाली नहीं देखा था। बाहर अब धूप नहीं था। एक सर्दीला सांवला सा मैलापन हवा में घुलाया था। एम्बैंकमेंट पर पेड़ों की नंगी टहनियाँ कभी कभी धीरे से हिल जाती थीं। सामने ही पुल था। ऊपर ट्राम की तारें बर्फ से धुल गई थीं। वे रह रहकर साफ और चमकीली हवा में लंबे फीतों सी डोल जाती थीं। हमें अब चलना चाहिए, उसने कहा। मैंने मीता की ओर देखा। वह ऊबे भाव से उन दोनों बूढ़ों को देख रहा था जो अब भी चेस बोर्ड में डूबे थे। बियर खत्म हो गई थी। मैंने वेटर को बुलाया। इस बीच उसने 10 क्राउन का नोट वेटर की प्लेट में रख दिया था, बिना बिल देखे। मुझे लगा उसने यह नोट पहले से ही पर्स से निकाल कर हाथ में दबा रखा था। आप रहने दीजिए, मेरे पास चेंज है, मैंने कहा। मुझे भी चेंज चाहिए, उसने कहा, किंतु वेटर के पास चेंज नहीं थी। बिल चुकाकर मैंने उसे नोट दे दिया। यह ठीक नहीं है, मैंने आपको यहाँ बुलाया था, उसने कहा। आप फिर बुला सकती हैं, मैंने कहा। नहीं, यह ठीक नहीं है, उसने दोबारा कहा। वह इतनी सी बात पर इतनी गंभीर हो जाएगी, मैंने नहीं सोचा था। उसे भी शायद यह लगा कि वह ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर हो गई है। उसने मेज पर झुककर मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। एक छोटी सी मुस्कुराहट से उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम अभी स्टूडेंट हो, उसने कहा। फिर? मैंने उसकी ओर देखा। कुछ नहीं, वह हंस पड़ी। जब मैं पढ़ती थी तब मेरी जेबें हमेशा खाली रहती थीं। आपको नहीं मालूम, मुझे कल रात से नौकरी मिल गई है, मैंने कहा। कितने दिनों के लिए? वह वैसे ही मुस्कुरा रही थी। वह मौका पाकर एक अबोध ढंग से फ्लर्ट हो सकती है। मैंने नहीं सोचा था। मैंने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। एक क्षण तक उसके हाथ की गरमाई मेरी हथेलियों को घेरती रही। वह उसे उठाना भूल गई थी। कुछ देर बाद हम ब्लॉक रूम की तरफ चलने लगे। मिसेस तानिया ने हमें दूर से ही देख लिया था। उसने पहले से ही हम तीनों के कोट काउंटर पर रख दिए थे। मैंने टिकट वापस कर दिए। वह इस बार कुछ नहीं बोली। शायद वह मेरी चुप्पी पर नाराज़ थी। मैं उसे किसी और दिन मना लूँगा, मैंने सोचा। मैंने उसका कोट उठा लिया। उसने मेरी ओर देखा और फिर पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। उसने पहले दाहिना हाथ आस्तीन में डाला, फिर बाएं हाथ से कोट की बाँह को टटोलने लगी। मैं उसके बालों को देख रहा था, जो फिर स्कार्फ में दब गए थे। मुझे हल्का सा आश्चर्य हुआ कि उसका कद मुझसे छोटा था, हालांकि दूर से वह लंबी लगती थी। ज़रा नीचे करो, मेरा हाथ इतनी ऊपर नहीं पहुंच सकता। उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। आपके कंधे बहुत छोटे हैं। मैंने कोट की बाँह नीचे कर दी। एक हल्की सी गंध मुझे उस पल मिली थी। उस समय मुझे लगा था कि वह उसके कोट या बालों की है, लेकिन वह गंध उससे, उसकी देह से अलग नहीं की जा सकती थी। वो मुझे बाद में ही पता चल सका था। हम बाहर आ गए। वहाँ से होटल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए ट्राम की झंझट नहीं उठानी पड़ी। मीता रास्ता पहचान गया था और वह आगे आगे चल रहा था। अक्सर दोपहर के समय नेशनल स्ट्रीट खाली ही रहती है, लेकिन ये क्रिसमस शुरू होने के दिन थे। सारा प्राग बदला सा दिखता था। पिछले दिनों जो गलियां सिर्फ बर्फ़ में दबकर खामोश पड़ी थीं, अब वे धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाल रही थीं। वह गड्ढों से बचने के लिए कभी कभी अनजाने ही मेरे आगे आ जाती थीं। मैं ठिठक जाता था। उसकी नायलॉन की जुराब पर कीचड़ के छींटे उठकर बैठ जाते थे, लेकिन इतने ऊंचे नहीं कि उसकी स्कर्ट खराब कर सकें। होटल के सामने आकर हम ठहर गए। मीता वहाँ पहले से ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने दोनों पैकेट उसके हाथों में रख दिए। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। हम में अब दूरी नहीं रही थी। आप हमारे साथ लंच नहीं करेंगे? उसने पूछा। मुझे अपने मित्र से मिलना है, लेकिन मैं शाम को आऊँगा स्केटिंग के लिए। मैंने मीता की ओर देखा। वह शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगा। आप दोपहर को क्या करेंगी? मैं सोऊंगी। एक थकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सिमट आई। लेकिन आपको मुझे जगाना नहीं पड़ेगा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे।
आप लाउंज में ही रहेंगी? नहीं, आप सीधे कमरे आ सकते हैं। वह क्षण भर के लिए रुकी, फिर उसने मेरी ओर देखा। आपको नंबर मालूम है ना? मुझे पोर्टर से पता चल जाएगा, मैंने तनिक असमंजस में कहा। दूसरी मंजिल में रूम नंबर 11, रायना रहमान, उसने कहा। अगर आपको नाम याद ना रहे तो कमरे का नंबर याद रखिए। वे दोनों होटल के दरवाजे की ओर मुड़ गए। रायना रहमान, मुझे सिर्फ नाम याद रह गया, रायना रहमान। बहुत शुक्रिया। आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए इस खूबसूरत उपन्यास को, खूबसूरत पॉडकास्ट को। बहुत शुक्रिया।